हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें आज का आपका जो चैप्टर है वो है वाक्य और वाक्यांश। आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है और इस चैप्टर से आपके जो संयुक्त और सरल वाक्य उनसे बहुत बार प्रश्न पूछे गए एग्जाम में। तो फटाफट से इस चैप्टर को देख लेते हैं। और ज़्यादा आपका सिलेबस हिंदी का नहीं बचा है, बस 1 या 2 चैप्टर है, तो मैं उसको जल्दी ही करवा दूंगी आपका और हिंदी का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाक्य क्या होते हैं? जैसे हमने शब्दों को पढ़ा था, शब्द क्या होते थे? हमारे वर्णों के सार्थक समूह को कहा जाता था शब्द। वैसे ही यहाँ पर जो वाक्य होता है आपका, वो होता है शब्दों का सार्थक समूह। ठीक है, यानी कि शब्दों को एक समूह में व्यवस्थित करेंगे जो एक अर्थ देगा हमें, वो जो अर्थ होगा वो कहलाएगा आपका वाक्य। यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें अर्थ दे, वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने खाना खाया, एक शब्द है यहाँ पर, मैंने, खाना और खाया, 3 शब्द हैं और तीनों इस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि ये एक अर्थ दे रहे हैं। ठीक है, ऐसी पक्षी आसमान में उड़ते हैं, बहुत सारे यहाँ पर शब्द हैं और शब्दों का समूह बन गया और ये अर्थ दे रहा है, तो आपका क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। नेक्स्ट है आपका उपवाक्य। किसे कहते हैं? तो शब्दों का ऐसा समूह जो अधूरा भाव दे तथा मन में एक जिज्ञासा छोड़ देता है, उसको कहा जाता है उपवाक्य। जैसे ये बोला जाए कि मैंने कहा, तो आपके मन में एकदम से विचार आएगा, क्या कहा? ठीक है, ये बोले उसने कहा, तो उसने क्या कहा एकदम से, यानी कि अधूरा अर्थ दे रहा है, तो वो आपके उपवाक्य हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, मैंने देखा, तो विचार आ रहा है क्या देखा। गीता कहने लगी, क्या कहने लगी गीता। ठीक है, तो एक अधूरा मतलब भाव छोड़ रहे हैं, मन में जिज्ञासा छोड़ रहे हैं, ये अधूरा भाव दे रहे हैं, तो ये आपके हैं उपवाक्य। वाक्य के अंग की बात करें तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला होता है आपका उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जो काम करता है, अर्थात आपका कर्ता, कर्ता या जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, वो आपका होता है उद्देश्य। और विधेय क्या होता है? जो काम हो रहा होता है, अर्थात जो क्रिया होगी आपकी, वो आएगी विधेय। जो क्रिया आपके उद्देश्य के बारे में बताई जाएगी वो कहलाता है आपका विधेय। फॉर एग्जाम्पल, कुत्ता सोता है, तो कुत्ता यहाँ पर हो जाएगा उद्देश्य और सोता है हो जाएगा आपका विधेय। राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम आपका आ जाएगा उद्देश्य में, बाकी पुस्तक पढ़ता है, जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो आपकी किस में आ जाती है? विधेय में आ जाती है। बात करते हैं वाक्य के प्रकार की। तो सबसे पहला इसको बांटा गया है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से आपके 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला है आपका विधिवाचक या सकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जो सकारात्मक अर्थ देंगे, जहाँ पर काम का करना या होना पाया जाएगा, वो कहलाते हैं आपके सकारात्मक या विधिवाचक वाक्य। जैसे हमने बोल दिया, मैंने पुस्तक पढ़ी, मैं बाजार से फल लाया, उसने किताब पढ़ी, उसने खाना खाया, ये सारे क्या है? सकारात्मक वाक्य हैं। तो ये सारे आपके किसके अंतर्गत आएंगे? सकारात्मक वाक्य के अंतर्गत आएंगे, या इनको विधिवाचक वाक्य भी बोला जाता है। इसके बाद है आपका निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। तो ऐसे वाक्य होंगे जिसमें काम के करने या होने का बोध नहीं होगा, यानी कि काम का करना नहीं पाया जाएगा, कोई काम नहीं होगा, ऐसे वाक्य आपके आएंगे निषेधवाचक या नकारात्मक में। जैसे वह आज विद्यालय नहीं आएगा, यानी कि विद्यालय वो नहीं आ रहा है, यानी कि नहीं शब्द मिला, आप पहचान जाइए कैसा है, निषेधात्मक है ये। मैंने खाना नहीं खाया, वह बाजार नहीं गई, सोहन मिलने नहीं आया, तो ये सारे क्या हैं? आपके निषेधात्मक वाक्य हो जाएंगे। प्रश्नवाचक की बात करें तो ये तो सिंपल से हैं, आप पहचान ही जाएंगे। ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है वो कहलाते हैं आपके प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे दरवाजे पर कौन है, तुमने क्या खाया, तुमने आज खाने में क्या बनाया, तुमने कौन सी किताब पढ़ी, ये सारे क्या हैं? आपके प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन, क्या, किसे, कब, ये सभी। जैसे माता जी क्यों बुला रही हैं, कोई कारण होगा ना, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपके किसमें आएगा? प्रश्नवाचक में। आगे बढ़ते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। तो विस्मयादि बोधक वाक्य कैसे होते हैं? जिन वाक्य में आपको अचानक सा कोई सडन इमोशन देखने को मिलेगा, जैसे आपका शोक हो गया, हर्ष, घृणा, क्रोध आदि का भाव अगर देखने को मिलता है, तो वो वाक्य आपके कहलाते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, यहाँ पर कितना लगा हुआ है, लेकिन उत्तर की अपेक्षा नहीं है कि आप उत्तर देंगे कि हाँ बहुत सुंदर है। ठीक है, एकदम से बोला वाह कितना सुंदर फूल है, मतलब पता है कि सुंदर है और बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर जो ये कितना वर्ड आ रहा है, ये प्रश्न नहीं है।
ऐसे ही वाह कितना अच्छा गीत गाया तुमने, उसकी तारीफ कर रहे हैं ना, कितना अच्छा गीत गाया। यहाँ पर उत्तर की अपेक्षा नहीं है कि कैसा गाया है, क्या है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, विस्मयादि बोधक में उत्तर की कोई अपेक्षा नहीं होती, एकदम आश्चर्य से बोला जाता है, और प्रश्नवाचक में आपको उत्तर मिलेगा। ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं क्यों, उत्तर पाने के लिए, तो वहां पर उत्तर की अपेक्षा होती है। नेक्स्ट है आपका आज्ञावाचक वाक्य। तो ये क्या होगा, वाक्य में आज्ञा या अनुमति देनी हो, वहां पर आपका आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे दरवाजा बंद कर दो, आदेश का भाव मिल रहा है यहाँ, दरवाजा बंद कर दो, पानी ले आओ। ठीक है, अब आप बोल सकते हो। ठीक है, एक आज्ञा अनुमति मिल रही है, तो वो आपके आज्ञावाचक वाक्य हो जाएंगे। यहाँ बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ, आज्ञा हो गई ना, ऑर्डर सा कुछ पता चल रहा है, तो वो क्या है, आपके आज्ञावाचक वाक्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्य क्या होता है, वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, श्राप आदि व्यक्त होता है, उसको बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। जैसे मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, अगर बालिकाएं बोलेंगी तो क्या बोलेंगी, मैं शिक्षिका बनना चाहती हूँ। शिक्षक का फीमेल क्या हो जाएगा, शिक्षिका। ठीक है, तो इच्छा जाहिर की जा रही है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। जहाँ इच्छा व्यक्त की जाए या कोई आशा की जाए, उम्मीद की जाए, वो सारे आपके किस में आते हैं, इच्छावाचक वाक्य में। काश तुम पढ़ाई करते, तो ये क्या है, यहाँ पे आशा व्यक्त की करी जा रही है, काश। नेक्स्ट है आपका संदेहवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में कार्य के होने का संदेह हो, वो होते हैं संदेहवाचक वाक्य। इसमें आपको शायद इस तरीके से वर्ड कुछ लगे हुए मिलेंगे, शायद मुझे कल दिल्ली जाना है। शायद मिल गया, तो आज संदेह सा पता चल रहा है कि हाँ हो सकता है, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। शायद जाना है, इसका मतलब संदेह है। ऐसी आज भारी बारिश हो सकती है लग गया ना, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, संदेह है ना, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, आपका संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट है आपका संकेतवाचक वाक्य। तो ऐसे वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तो उसको बोलते हैं संकेतवाचक। एक का होना ना होना दूसरे पर डिपेंड करेगा। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम अवश्य ही सफल हो जाओगे। ये आपका कौन सा वाक्य होगा, संकेतवाचक। एक का काम दूसरे पे इफेक्ट डाल रहा है। यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, वो आएगा तभी जाएगा, वो वरना नहीं जाएगा, यानी कि उसके आने पर उसका जाना डिपेंड है। ठीक है, तो एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है, वो आपके होते हैं संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट है आपके प्रधानता की दृष्टि से वाक्य। तो प्रधानता की दृष्टि से आपके 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ये मैंने आपको बता दिया था। कर्तृवाच्य में क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है। मैं यहाँ शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको वाच्य में ये सब बता दिया है। कर्तृवाच्य में आपका क्या प्रधान होगा, कर्ता प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है, कर्ता। ठीक है, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने खाना बनाया, सीता बाजार गई। और अगर कर्मवाच्य की बात करें तो इसमें आपका कौन प्रधान होता है, कर्म। क्रिया किसके अनुसार लगेगी, कर्म के अनुसार। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, राम ने पुस्तक पढ़ी या राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे राम के अनुसार पढ़ता है लगा है। और यहीं पर अगर हो जाए राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा कि कर्मवाच्य, क्योंकि क्रिया किसके द्वारा किसके अनुसार आ रही है, कर्म के, तो इसमें कर्म प्रधान होगा। ऐसे ही मोहन के द्वारा खाना बनाया गया, ठीक है, तो ये आपका कर्मवाच्य में आ जाएगा। भाववाच्य में आपकी क्रिया की प्रधानता आ जाती, जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। इस टाइप के जो वाक्य होंगे आपके भाववाच्य में आएंगे और आप नहीं से पहचान लेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल नहीं दे रही हूँ इसमें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वाच्य जो आपके थे क्रिया के वाच्य परिवर्तन में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रचना के आधार पर वाक्य, और ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये पूछे जाते हैं आपके डीएलएड 3rd सेमेस्टर में, और पूछे गए हैं संयुक्त और मिश्र से, बहुत क्वेश्चन आता है। तो सरल वाक्य क्या होते हैं, जिस वाक्य में आपका एक कर्ता और एक क्रिया होती है उसको हम कहते हैं सरल वाक्य। या फिर इसको ये भी बोल सकते हो, जिस वाक्य में आपको एक उद्देश्य और एक विधेय मिलेगा। साथ साथ एक चीज़ ये और याद रखना कि उद्देश्य तो अनेक सारे हो सकते हैं, पर विधेय आपको एक ही देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी आपका सरल वाक्य ही होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, मोहन खाना खाता है। मोहन एक उद्देश्य, खाता है,
खाना खाता है, ये आपका विधेय हो गया। तो एक उद्देश्य एक विधेय मिल गया। सीता और रानी विद्यालय जाती हैं, तो विद्यालय जाती हैं एक विधेय, सीता और रानी यानी कि दो यहाँ पर उद्देश्य हैं। तो ये भी आपका क्या है, सरल वाक्य। बस इसी चीज़ को मैं समझाना चाह रही थी कि जब आपके दो उद्देश्य आ जाएं या एक से अधिक उद्देश्य आ जाए पर विधेय केवल एक होगा तब भी आपका सरल वाक्य होता है। नेक्स्ट देखिए, वे पढ़ने के लिए पुस्तकालय गए, तो ये भी आपका कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त वाक्य आपका पूछा गया है। तो जिस वाक्य में दो या अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं उसको हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। एक ट्रिक याद रखिएगा कि आपके जो ये वाक्य उपवाक्य होंगे वो किस किस के द्वारा जुड़े हुए होंगे, और, एवं, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, नहीं तो, फिर तो इत्यादि के द्वारा ये जुड़े होंगे। जैसे मोहन वहाँ जाएगा लेकिन तुमसे नहीं मिलेगा। तो अब आप ऐसे भी कर सकते हो इनको याद कि अगर आप इनको तोड़ देंगे तो दोनों उपवाक्यों का अर्थ निकल रहा होगा। ये एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे, आश्रित नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसी सरिता कक्षा में गई परंतु गरिमा वहाँ नहीं थी। तो अगर तोड़ो यहाँ से तो गरिमा वहाँ नहीं थी, एक अलग अर्थ निकल रहा है। सरिता कक्षा में गई, ये भी अलग अर्थ निकल रहा है। और ज्वाइन किसने किया, परंतु ने। ऐसी और भी आप बोल सकते हैं, रूपाली परिश्रमी थी इसीलिए क्या हुई, इसीलिए वह कक्षा में प्रथम आई। तो वह कक्षा में प्रथम आई अलग अर्थ दे रहा है, प्रॉपर अर्थ दे रहा है, और रूपाली परिश्रमी थी ये भी प्रॉपर एक अर्थ दे रहा है। तो दोनों जो उपवाक्य होते हैं एक पूर्ण अर्थ भी देते हैं, चाहे तो आप इनको तोड़कर देख सकते हैं। ऐसी और आपको बताएं तो बच्चों ने खाना खाया और वे खेलने चले गए। तो वे खेलने चले गए अलग निकल रहा है, बच्चों ने खाना खाया अलग निकल रहा है। तो ये आपका कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। बच्चों ने खाना खाया और वे खेलने चले गए, और से आप पहचान भी सकते हैं। तो ये ट्रिकी जो वर्ड है इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में आपका एक मुख्य वाक्य होता है या मुख्य उपवाक्य बोल सकते हो उसको, और एक से अधिक आपके आश्रित उपवाक्य होंगे यानी कि डिपेंड होंगे किसी और पर, तो वो आपके कहलाते हैं मिश्र वाक्य। शॉर्ट में अगर आप देखो तो क्या होगा, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो, इसी को बोलते हैं आश्रित उपवाक्य, ठीक है। ट्रिक में आपको कि, जो कि, जितना उतना, जैसी वैसी, जहाँ वहाँ, यदि अगर तो, इस टाइप के वर्ड्स मिलेंगे। जैसे आपका पहला है, रामू ने कहा कि वह मुंबई जा रहा है। अब आप देखो रामू ने कहा पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, आधा भाव छोड़ रहा है, यानी कि ये बोल रहा है कि कुछ और भी इसके आगे है, ठीक है। रामू ने कहा कि, क्या कहा रामू ने, ठीक। तो ये प्रॉपर पूरा स्वतंत्र अर्थ नहीं रहा, यानी कि आश्रित है किसी दूसरे वाक्य पर। जब वो वाक्य मिलेगा तब इसका पूरा अर्थ निकल कर आएगा, ठीक है। यदि तुम भी मेहनत करोगे तो निश्चित ही सफल होगे। यदि और तो मिल गया तो ये आपका कैसा है, जैसे यदि तुम भी मेहनत करोगे तो निश्चित ही सफल होगे। यदि और तो से आप पहचान सकते हैं कैसा वाक्य आपका, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट, जैसी करनी वैसी भरनी, कैसा वाक्य आपका, मिश्र वाक्य, ठीक है। इसके बाद आप ऐसे भी एक आपके सामने आ सकता है, शिक्षक ने कहा कि सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है। शिक्षक ने कहा कि, और जैसे ही कि मिला आप वैसे ही पहचान जाएंगे क्या है ये आपका मिश्र वाक्य, ठीक है। तो चलिए आज बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये जो चैप्टर था आपका वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो में आपका चैप्टर रहेगा वो शायद औपचारिक अनौपचारिक कथन है, और दो चैप्टर हैं तो मैं दोनों एक ही में मर्ज कर दूंगी और एक साथ आपका वो दोनों चैप्टर करा दूंगी। बहुत थ्योरी वाला है और इतनी थ्योरी आपकी आती नहीं है, जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही कराऊंगी, ठीक है। चलिए ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।